नमस्कार। अपकमिंग HPRC और TGT के एग्ज़ाम्स के लिए जो है हमने एक अभ्यास HPRC कर जो है ये सीरीज़ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ का ये 7th पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम वो एज़ पर न्यू सिलेबस जो है हम डिस्कस करते हैं और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन यहाँ पर चेंज भी होते रहते हैं। हर इक्वेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो भी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं एज पर सेंसस 2011 व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल आबादी का जो है वो अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्या है। इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन जो है वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करती है, ये जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन की, तो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन जो है वो लगभग 8.6% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट इन दोनों ही के बारे में पता होना चाहिए आपको। पहले तो 2011 की जनगणना के अनुसार शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन का आप आंकड़ा जानिए। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है वो है 10,42,81,034। इतनी जो है ये शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है और पूरी पॉपुलेशन का ये 8.6% जो है वो बनती है। इंडिया की पूरी पॉपुलेशन का ये 8.6% बनती है। अब बात शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की जो है वो की जाए तो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है वो कितनी है। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है 20,13,78,086। ये जो है ये शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है और ये पूरी पॉपुलेशन का जो है वो कितना बनती है, ये इंडिया की पूरी पॉपुलेशन का 16.6% जो है वो बनती है। ठीक है, ये आपको पता चल गया शेड्यूल ट्राइब के बारे में, शेड्यूल कास्ट के बारे में। चलो इतना सा तो यहाँ से याद रह ही जाएगा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो आंकड़े हैं। जनगणना हर 10 सालों में होती है। लेटेस्ट 2011 में हुई है। अब 2011 की भी शेड्यूल्ड है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपसे सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में शेड्यूल्ड ट्राइब का आपने ध्यान रखना है कि शेड्यूल्ड ट्राइब हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में पूरी पॉपुलेशन में 5.71% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। और अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं हिमाचल में, तो हिमाचल में शेड्यूल कास्ट 25.19% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, ये हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में भी आंकड़े पता होने चाहिए क्योंकि हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में वैसे क्वेश्चन हमने पहले बहुत बार पढ़ भी रखे हैं। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, परंतु अभी लेटेस्ट पैटर्न ये भी बोलता है कि 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग भी आपको ध्यान रखना है इंडिया का भी डाटा। तो इंडिया के क्वेश्चन भी हम टाइम टू टाइम अपडेट यहाँ पर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। बोलते हैं गोपथ ब्राह्मण इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास। तो हमारे पास अलग अलग वेद आए और वेदों से भी अलग अलग ब्राह्मण जो है वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पर पूछा गया है गोपथ ब्राह्मण के बारे में। गोपथ ब्राह्मण जो है वो कौन से वेद से जो है वो जुड़े हुए हैं। गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्व वेद से जो है वो जुड़े हुए हैं। कौन सा वेद? अथर्व वेद। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास जो अलग अलग वेद आए हैं उनके साथ जो अलग अलग ब्राह्मण जुड़े हुए हैं उनके बारे में एक बार जानकारी जो है वो लेते हैं। जैसे कि ऋग्वेद आता है, ऋग्वेद के साथ ऐत्रेय, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ चाहे, ऐत्रेय ब्राह्मण जुड़े हुए हैं और एक जो है वो कौशितकी ब्राह्मण जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, कौशितकी ब्राह्मण भी इसके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। और वैसे ही ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद के साथ जो है वो शतपथ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ के अलावा तैत्रीय ब्राह्मण भी जो है वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। और वैसे ही अथर्ववेद आता है। अथर्ववेद के साथ जो है वो हमने क्या पढ़ा, गोपथ ब्राह्मण, एक ही ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, गोपथ ब्राह्मण। सामवेद आता है। सामवेद के साथ जो है वो पंचविश, छठविश और जैमिनीय ब्राह्मण जो है वो जुड़े हुए हैं। पंचविश, छठविश और जैमिनीय ब्राह्मण इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ऋग्वेद हमारे पास टोटल कितने हैं? 4 हैं। 4 ऋग्वेदों के साथ जो हमारे पास ब्राह्मण जुड़े हुए हैं वो आपने जान लिया। ऋग्वेदों के बारे में हमने, ऋग्वेद के बारे में, उपवेदों के वेद कितने हैं हमारे पास? 4 हैं और 4 वेदों के ब्राह्मण पढ़ लिए। वेदों में ऋग्वेद आता है जिसमें हमने पढ़ा है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त जो हैं वो आते हैं, 10 मंडल आते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है, ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। यजुर्वेद हमने पढ़ रखा है। यजुर्वेद का मतलब होता है यज्ञ। यज्ञ इसका मतलब होता है। तो यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। सामवेद में बात करें तो गाना वगैरह होता है, वो सामवेद से आता है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्व ऋषि के द्वारा इसकी रचना की गई थी, तो ये अथर्ववेद जो है वो कहलाया। तो ऐसे ऐसे इन ऋग्वेदों के नाम हैं और ऋग्वेदों के ब्राह्मण भी आपने जाने। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, बोलते हैं इन विच सिटी टिप्पू सुल्तान मॉस्क्यू इज लोकेटेड। तो टिप्पू सुल्तान के बारे में भी क्वेश्चन अलग अलग वे में पूछे जाते हैं। अब टीपू सुल्तान का पूछा कि इसकी मस्जिद जो है वो कहाँ पर है, इसका जो मकबरा
है एक तरह से, वो पूछा यहाँ पर गया है। तो टीपू सुल्तान का जो मकबरा है वो कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, टीपू सुल्तान मारा कब गया था? टीपू सुल्तान की बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो है वो चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में जो था वो मारा गया था। कौन से? चौथे नंबर के एंग्लो मैसूर वॉर में ये मारा गया था। चौथे नंबर का एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में हुआ था, जिसमें ये मारा गया था। टोटल हमारे पास जो है वो 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए। पहला एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो कब हुआ था? ये 1767 में स्टार्ट हुआ था, 1769 तक जो था वो चला था। इस जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, इसको ख़त्म कैसे किया गया था? तो ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था, मद्रास की संधि हुई थी 1769 में, जिससे इसको समाप्त किया गया था। फिर सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर आया। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो आया वो 1780 से 1784 के बीच में जो है वो हुआ। 1784 में जो है वो एक ट्रीटी संधि हुई, जिसको जो है वो मैंगलोर की संधि भी बोला गया, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर बोला गया, और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से ही ये समाप्त हुआ था। फिर उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर आया। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 में स्टार्ट हुआ, 1792 तक जो है ये चला, 1792 तक चला, और इसमें जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार जो है अपने देश का लगभग आधे से ज़्यादा भाग जो है वो टीपू सुल्तान को, अंग्रेजों को और उसके साथियों को जो था वो देना पड़ा था। टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए का युद्ध में जो नुकसान हुआ था वो भी जो है वो देना पड़ा था यहाँ पर। ठीक है, तो चौथा फिर एंग्लो मैसूर वॉर होता है। फिर तो लगभग टीपू सुल्तान टूट ही चुका था। चौथा जो एंग्लो मैसूर वॉर होता है, इसमें अंग्रेजों का मुकाबला करते करते जो है वो टीपू सुल्तान जो है मारा जाता है। लगभग 4 मई 1799 को जो था ये मारा गया था। यहाँ पर टीपू सुल्तान ने कोशिश की थी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लिया जाए, उसमें भी उसने प्रयास किए थे, परंतु तीसरे एंग्लो मैसूर के बाद काफ़ी नुकसान हो चुका था, टूट चुका था, और लगभग फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में जो है ये मारा जाता है। तो ये सब हमने देख लिया। इसका जो मकबरा आता है वो कोलकाता में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ 3 टायर पंचायती राज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी। देखो, पंचायती राज को लेकर एक बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी। अब बोलते हैं निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे 3 स्तरीय पंचायती राज के, इनमें से कौन सा स्तर जो था वो नहीं है। अब देखो, यहाँ पर मैं डिटेल से थोड़ा सा आपको बताऊं तो पंचायती राज को लेकर ना ये बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी, और इस कमेटी के द्वारा जो था वो कुछ सुझाव दिए गए थे। इसके द्वारा सुझाव दिया गया था कि 3 टायर सिस्टम जो है वो होना चाहिए, मतलब 3 तरह के सिस्टम होने चाहिए। अब उनमें से जो है वो बोलते हैं कौन सा सिस्टम इसने सुजेस्ट नहीं किया था। तो बलवंत राय मेहता के द्वारा जो था वो 3 टायर ऑफ पंचायती राज जो है वो सुझाए गए थे। उसमें ग्राम पंचायत लेवल भी आता था, पंचायत समिति लेवल भी आता था, और जिला परिषद भी आता था। ये न्याय पंचायत जो है वो इसने रिकमेंड नहीं किया था। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पहले तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। ये 1957 में जो था वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इसके द्वारा जो है वो कुछ मेन जो सुझाव दिए गए थे, एक तो इसके द्वारा जो है वो 3 टायर सिस्टम जो है वो दिया गया, और इसके द्वारा ये भी बोला गया इस कमेटी के द्वारा कि जो विलेज पंचायत पर इलेक्शन होंगे वो डायरेक्टली जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पर चुना जाए, मतलब डायरेक्टली वोट डालकर वहाँ पर चुना जाए। परंतु इसने बोला कि जो पंचायत समिति और जिला परिषद पर इलेक्शन होंगे उनको इनडायरेक्टली, उन मेंबर्स को जो है वो इनडायरेक्टली चुना जाए। ये इसके द्वारा सुझाव दिया गया। एक सुझाव इसके द्वारा ये दिया गया कि ये जो पंचायत समिति होगी ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, जिला परिषद जो है एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करेगा, और इसने बोला कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं, डीसी जो होते हैं, उनको चेयरमैन बनाया जाए जिला परिषद का। ये भी इसने एक सुझाव दिया था कि जो डीसी होते हैं उनको जो है वो चेयरमैन बनाया जाए। ये सुझाव इसके द्वारा दिए गए थे। और पहला स्टेट जहाँ पर पंचायती राज जो है वो एस्टेब्लाइज किया गया था, तो फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लाइज पंचायती राज सिस्टम वो राजस्थान था। राजस्थान के द्वारा जो था वो 1959 में यहाँ पर जो है वो पंचायती राज जो है वो एस्टेब्लाइज किया गया था। अब अलग अलग कमेटीज हमारे पास ऐसे ही आई, जैसे कि अशोक मेहता कमेटी आती है, वो 1977 में आती है। GVK राव कमेटी आती है, वो 1985 में आती है। LM सिंघवी कमेटी आती है, ये 1986 में आती है। गादगिल कमेटी आती है, गादगिल कमेटी 1988 में जो है वो आती है। ये सारी अलग अलग कमेटीज़ हैं, और अलग अलग कमेटीज़ के अलग अलग सुजेशन जो है वो रहे। और पंचायतों का तो हमने बहुत बार अभी रिवाइज भी कर लिया है कि पंचायती राज का जो सिस्टम है वो पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आता है। पार्ट 9 में जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये आता है। और इसमें भी आपने एक बात ध्यान रखनी है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 की है।
ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कौन से ईयर की है। और पंचायत में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पंचायत में किसी भी व्यक्ति को अगर पंचायत का इलेक्शन लड़ना है, अभी होंगे भी पंचायत के इलेक्शन इस साल, तो बोलते हैं कि पंचायत में जो इलेक्शन लड़ना है किसी भी व्यक्ति को तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो पंचायत में अगर इलेक्शन लड़ना है तो 21 ईयर जो है वो मिनिमम एज इसकी होनी चाहिए, और अगर 21 ईयर्स के आप हो चुके हैं तो इस बार इलेक्शन लड़ सकते हैं। दूसरी बात कि वोट देने के लिए 18 साल उम्र रखी गई है, वो तो आपको पता ही है, वोट 18 साल वाला दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर बलवंत राय मेहता कमेटी का ही लिखा गया था कि इसने 3 टायर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, और 3 टायर सिस्टम में कौन कौन था वो बताया गया है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है। स्लॉट 1 स्लॉट 2 इसका ऑलरेडी फुल हो चुका है, तो स्लॉट 3 में अभी आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको अपनी कमियों का पता चले, साथ में कमियों को इम्प्रूव करने का मौका मिले, तो ये सही मौका है, सही टाइम है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर बोलते हैं अगले क्वेश्चन में मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट 1 दी गई है, प्लेसेस दिए गए हैं और उनका कॉन्फ्रेंसिंग रिवर्स दिया गया है। हमने ये पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो ये एक रिवीजन से ही है। अब इसमें भी आपको ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग ये आपका होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस देखेंगे तो पेपर में ना ऑप्शंस देकर कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। तो ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और टिहरी यहाँ पर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले देव प्रयाग की, तो देव प्रयाग उस स्थान को बोलते हैं जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी आकर मिलती हैं और गंगा फिर ये बन जाती है। रुद्रप्रयाग किसको बोलते हैं? रुद्रप्रयाग जो है वो उस स्थान को बोला जाता है जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी आकर जो है वो मिलती हैं, मंदाकिनी यहाँ पर आकर मिलती है। कर्ण प्रयाग उसको बोलते हैं, उस प्रयाग को जो है वो बोलते हैं जहाँ पर जो है वो अलकनंदा जो है वो पिंडार नदी के साथ जो है वो मिलती है। और टिहरी, टिहरी ये नया यहाँ पर एक ऐड किया गया है, परंतु टिहरी वो स्थान है जहाँ पर भागीरथी और भिलन गंगा आपस में आकर मिलती हैं। यहाँ पर देखो भागीरथी और भिलन गंगा जहाँ पर आपस में आकर मिलती है वो टिहरी में जो है वो आकर मिलती हैं। कहाँ पर? टिहरी में आकर मिलती हैं, और ये टिहरी उत्तराखंड में जो है वो पड़ता है। अब हम प्रयागों के बारे में, पंच प्रयाग हैं हमारे पास, पंच प्रयागों के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो पंच प्रयाग के ऊपर एक अलग से स्लाइड है हमारे पास, अच्छे से यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। देव प्रयाग उस प्रयाग को बोलते हैं जहाँ पर भागीरथी अलकनंदा के साथ मिलती है और उसके बाद वो गंगा बन जाती है। और ये जो अलकनंदा है ये जो है वो सतोपंथ ग्लेशियर जो कि बद्रीनाथ से ऊपर की साइड में है वहाँ से निकलती है। अलकनंदा के साथ जब धौली गंगा या विष्णु गंगा मिलती है आकर, तो ये जो है वो विष्णु प्रयाग बनता है। विष्णु प्रयाग में मिलती हैं, जोशीमठ विष्णु प्रयाग में ये मिलती हैं। अलकनंदा के साथ जब पिंडार मिलती है जहाँ पर आकर, उसको कर्ण प्रयाग जो है वो बोलते हैं। तो कर्ण प्रयाग में पिंडार मिलती है, ऑप्शंस में हमने देखा था। मंदाकिनी और काली गंगा जहाँ पर अलकनंदा के साथ मिलती हैं आकर, उसको रुद्र प्रयाग जो है वो बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको रुद्र प्रयाग जो है वो बोलते हैं जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। ये भी हमने ऑप्शंस में देखा था। एक नंद प्रयाग आ गया, नंद प्रयाग में जो है वो अलकनंदा और नंदाकिनी आपस में मिलती हैं। बाकी ऑप्शन में हमारे पास जो है वो टिहरी दिया गया था। टिहरी में जो है वो भागीरथी और ये जो भिलान गन्ना है ये यहाँ पर आकर जो है वो मिलती हैं। तो इतना आप यहाँ से ध्यान रखना। इसका 2413 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी सही आंसर है। 2413 इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर है। तो इस तरह से मिलान करना था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मैच द अमेंडमेंट एंड देयर ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो हमारे पास अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दी गई हैं, 42nd, 52nd, 86th, 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसका इम्प्लीमेंट होने का ईयर जो था वो कौन सा था? तो ये जो हमारे पास 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आती है, ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी इसका ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन था 1976। 1976 में ये इम्प्लीमेंट हुई थी। एक हमारे पास 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे पास 1985 में इम्प्लीमेंट जो था वो हुई थी। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आती है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में जो था वो इम्प्लीमेंट हुई थी। और 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है। 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो कब इम्प्लीमेंट हुई थी? 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था 2011 में जो था वो इम्प्लीमेंट हुई थी। ये 2011 में हुई थी। तो एक तो यहाँ पर ये अमेंडमेंट्स आपने ऑप्शंस के साथ मैच करनी है। ये भी टिप्स पर याद होना चाहिए। इसमें भी जो है वो कुछ ज़्यादा आर्ग्यू आप नहीं कर सकते कि ऑप्शंस देखकर ही आप आंसर को जो है वो बताएंगे।
देखो आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है कि मेरिट में आना है, जो फाइनल लिस्ट आती है रिजल्ट की उसमें आपका नाम होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ अलग से स्पेसिफिक पॉइंट आपकी स्पेशलाइजेशन आपकी होनी चाहिए। जैसे ये टिप्स पर चीज़ें याद होनी चाहिए, ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आंसर पहले माइंड में आ जाए, बस टिक करने की ज़रूरत होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आती हैं, जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये 1976 की है। इसके द्वारा क्या हुआ था, इससे जो है वो जो सोशलिस्टिक, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड है प्रियम्बल में, उन वर्ड्स को जो है वो ऐड किया गया था, एक ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 की है। और इसमें क्या हुआ, इससे जो है वो जो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट होता था उसको जो है वो रिमूव कर दिया गया। फंडामेंटल राइट से जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया और इसको जो है वो लीगल राइट जो है वो बनाया गया। लीगल राइट ये बन गया। एक 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ, इलेक्शन में जो वोट देने की एज होती है, वोट देने की एज को जो है वो रिड्यूस कर दिया गया और 18 साल कर दिया गया। पहले 21 ईयर्स का व्यक्ति वोट दे सकता था, परंतु 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको जो है वो रिड्यूस कर 18 ईयर तक ले आए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, ये 1992 की है और इससे क्या किया गया, इसने जो है पंचायती राज को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड करवाया। ये भी पता चला। हाँ, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 की है, ये ज़रूर ध्यान रखें। अब यहाँ पर ऑप्शन में जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया गया है वो एंटी डिफेक्शन की बात जो है वो करता है, वो एंटी डिफेक्शन की बात करता है। एक हमारे पास 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आती है। ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसकी बात करता है, ये एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाने की जो है वो बात करता है। ठीक है, ये बोलता है कि जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं उनको जो है वो एजुकेशन कंपलसरी है, उनको फ्री में एजुकेशन मिलनी चाहिए और एजुकेशन से रिलेटेड चेंजेस इसके द्वारा किए गए। वैसे ही हमारे पास 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आता है। 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है वो क्या किया गया था, इससे जो है आपने देखा होगा 8th शेड्यूल में अलग अलग लैंग्वेजेस आती हैं, 22 लैंग्वेजेस आती हैं। तो 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 की है और इससे ये ओडिया नाम हुआ करता था पहले, ओडिया नाम को चेंज कर उड़िया जो था वो किया गया था। ओडिया लैंग्वेज का नाम चेंज कर उड़िया किया गया था, यहाँ से ओडिया इस तरह से। और यहीं से जो है वो उड़ीसा पहले बोलते थे, उड़ीसा बोलते थे पहले, उड़ीसा से नाम चेंज कर जो था वो उड़ीसा नाम जो था वो रखा गया था। उड़ीसा स्टेट का नाम उड़ीसा पहले होता था, इसका नाम भी चेंज कर उड़ीसा रखा गया था इस 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, इस तरह से मैच करना था और डिटेल से आपने जान लिया 3, 1, 2, 4, इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिवर्स फ्लो इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कि कौन सी नदी इनमें से ऐसी है जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो है वो बहती है। अगर हम साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इस साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो है वो एक तो हमारे पास कावेरी बहती है, गोदावरी बहती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, कावेरी और गोदावरी यहाँ पर बहती हैं, तो ये ऑप्शन बी सही आंसर हुआ। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही आपको जो है वो कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा और पेणगंगा, ये सब नदियां देखने को इस तरह से जो है वो मिल जाएंगी। अच्छा, ये नदियां निकलती कहाँ कहाँ से हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो कावेरी है चाहे वो गोदावरी है। कावेरी नदी जो है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से जो है वो निकलती है, कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। और उसी तरह हम गोदावरी की बात करते हैं कि गोदावरी कहाँ से निकलती है, ये महाराष्ट्र स्टेट में नासिक डिस्ट्रिक्ट से जो है वो निकलती है। फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। कृष्णा ऑप्शन में दिया गया है, कृष्णा जो है ये भी इम्पोर्टेंट नदी है और ये महाबलेश्वरम से निकलती है। महाबलेश्वरम साइद्री में आता है जहाँ से ये निकलती है। और नर्मदा नदी भी होता है, नर्मदा नदी जो है वो अमरकांतक प्लेट्यू से जो है वो निकलती है, अमरकांतक प्लेट्यू से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, तो इस तरह से नदियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और ये ऐसी बेसिक जानकारी मैंने बोला है कि इस सीरीज़ में हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही करेंगे और जितनी भी डिस्कशन की जाएगी वो एनसीईआरटी से ही की जाएगी। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी हैं तो रिवीजन यहाँ से होता रहेगा। अगर पढ़ रहे हैं तो सीखने को मिलेगा, किताबों में जब वो पॉइंट पढ़ेंगे तो ज़रूर याद आएगी कि ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। रिवर सिस्टम के बारे में डाउट क्लियर होता है यहाँ से।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं कुरवा फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। तो बोलते हैं कि अलग अलग तरह के शिफ्टिंग कल्टीवेशन के टाइप आते हैं। ये जो कुरवा टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये भारत के किस राज्य में जो है वो प्रचलित है, लोकप्रिय है। तो देखिए कि जो कुरवा टाइप ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये झारखंड में जो है वो प्रचलित है। झारखंड, इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुरवा झारखंड में प्रचलित है। अब इंडिया में हमारे पास ऐसे ही अलग अलग टाइप ऑफ कल्टीवेशन है, जैसे कि प्रिमेटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन जो इंडिया में प्रचलित है, बिवार बोलते हैं, बिवार और धैया ये मध्य प्रदेश में जो है वो प्रचलित है। पोडू और पिंडा आंध्र प्रदेश में जो है वो प्रचलित है। पामा, धाबी और कोमन और ब्रिंगा भी इसको बोलते हैं, ये उड़ीसा में जो है वो स्थित है। ये वही उड़ीसा है जिसका आप पढ़ रहे थे, उड़ीसा उड़िया वाला जो आप पढ़ रहे थे, और इसमें 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप पढ़ रहे थे। कुमारी वेस्टर्न घाट में जो है वो प्रचलित है। एक वेल्लर आता है, वेल्लर को वाल्टर भी बोलते हैं, ये साउदर्न ईस्टर्न राजस्थान में प्रचलित है। और खील हो गया, खील हिमालयन बेल्ट में प्रचलित है। कुरवा जो हम ऑप्शन में पढ़ रहे थे, कुरवा जो है वो झारखंड में जो है वो प्रचलित है। झूमिंग हो गया, झूमिंग जो है वो नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में जो है वो प्रचलित है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो अलग अलग शिफ्टिंग कल्टीवेशन के टाइप जो है वो आते हैं, अलग अलग टाइप हैं ये आपने ध्यान रखने हैं। चलो इतना सा आप यहाँ से ध्यान रख लेंगे, बस ये सीधा 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेगा। ठीक है जी, 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होता ही होता है। आगे देखिए क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज रिलेटेड टू। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट किससे संबंधित है? ये रूट कैनाल उपचार जो है वो दांतों का होता है। ऑप्शन ए टूथ जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब अगर नहीं समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात, अच्छी अवेयरनेस है। नहीं समझ आया तो सुनिए, आरसीटी के बारे में सुना है कि दांतों की आरसीटी करानी है, खराब हो गया, बस ये वही है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आरसीटी को ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो बोलते हैं, और ये दांतों की जो है वो होती है। दांतों के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ टीथ जो एक एडल्ट में होते हैं, और इसमें जो है वो विजडम टूथ भी इंक्लूड है, तो 32 टीथ जो है वो होते हैं, 32 जो है वो होते हैं। इसमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर ऐसे कर जो है वो अलग अलग तरह से जो है वो आते हैं। मैंने बोला इंसीजर, तो इंसीजर कितने टीथ होते हैं? 8 ये होते हैं। ऐसे ही कैनाइन्स आते हैं, कैनाइन्स जो आते हैं ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। प्री मोलर आते हैं, प्री मोलर कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। और मोलर होते हैं, ये कितने होते हैं? ये 12 जो है वो होते हैं। और इसमें जो है वो विजडम टूथ भी जो है वो इंक्लूड होता है, जो 4 जो है वो होते हैं। विजडम टूथ का आपने सुना होगा, विजडम टूथ को जो है वो अक्कल दांत जो है वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये दांतों के बारे में बेसिक जानकारी थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड सिंपली बाय हीटिंग द सिनावर ओर इन एयर। तो बोलते हैं कि सिनावर को जो है वो एक्सट्रैक्ट गर्म करके जो है वो कौन सी धातु जो है वो निकाली जा सकती है? तो मरकरी जो है वो निकाली जा सकती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। मरकरी को निकाला जा सकता है। एक तरह से सिंपल तरह से क्वेश्चन पूछना हो किसी को तो पूछ लेंगे क्वेश्चन, पूछते हैं ओर ऑफ मरकरी। मरकरी की ओर जो है वो कौन सी है? तो वो सिनावर जो है वो मरकरी की ओर होती है। चलो ये तो ओर के बारे में हो गया, मरकरी की ओर के बारे में। वैसे ही हमारे पास अलग अलग मेटल्स आती हैं, उनकी ओर जो है वो आती हैं। तो कौन कौन सी मेटल्स और उनकी ओर्स इंपॉर्टेंट हैं? जैसे कि आयरन आ गया, आयरन की जो ओर है वो कौन सी होती है? वो हेमेटाइट आयरन की ओर जो है वो होती है, हेमेटाइट आयरन की ओर है। लेड आ गया, लेड की ओर क्या होती है? लेड की ओर आपने ध्यान रखना है, गैलीना जो है वो इसकी ओर है, गैलीना इसकी ओर है। और वैसे ही एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम की जो ओर आती है वो क्या आती है? वो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम की ओर जो है वो आती है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर हो गई। और इसके अलावा सिल्वर हो गया, सिल्वर की जो ओर है वो है अर्जेनेटाइट जो है वो इसकी ओर है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखनी है इसकी ओर। और अगर अभी आपके माइंड में कोई मेटल और उसकी ओर आ रही है तो आप भी कमेंट करके बता दीजिए, आपका भी रिवीजन हो जाएगा साथ साथ में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिज सुपरफ्लूअस हाइनेस इज एसोसिएटेड विद विच कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो बोलते हैं महामहिम किस संवैधानिक पद से जुड़ा हुआ है? कल मैंने ये पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था और इसमें डाउट भी था। डाउट नहीं होना चाहिए, जो आंसर मैंने बताया था वो बिल्कुल सही था। और जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर जो है वो बताइए। अब जो कल आपको आंसर बताया गया था ना वो बिल्कुल सही है, अभी आप कमेंट कर बताइए। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।